स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो चर्चा आपके काम की होगी तब तो आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, नहीं तो आपको पता है आप वीडियोस के साथ क्या करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 12th क्लास का एक टॉपिक है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, एग्जाम इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, आप इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी कर लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे, एग्जाम खत्म, चैप्टर क्लोज। या फिर आप इसे इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप अपने आसपास अगर देखते हैं तो आपको ज्यादातर चीजें ठोस दिखाई देती हैं। आपको ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो आप एग्जाम के साथ साथ अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस टॉपिक को डेली यूज कर सकते हैं और नया कुछ सीख सकते हैं, नया कुछ बना सकते हैं, एक्सेट्रा। हम पृथ्वी पर मिट्टी पर चल सकते हैं लेकिन पानी पर नहीं चल सकते हैं, हवा पर नहीं चल सकते हैं। क्यों? ऐसा क्या हो जाता है? हाँ, अगर वही मिट्टी रेत हो जाए तो क्या होता है? हमारे पैर धंसने लगते हैं, हमें चलने में कठिनाई होने लगती है। पानी अगर बर्फ बन जाता है तो हम उसके ऊपर चल सकते हैं। वो बात अलग है, वो ठंडा लगता है तो हम उस पर नहीं चलेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है बर्फ जमने पर कि जिस पानी पर पहले हम नहीं चल पाए तो उस पानी पर हम चल सकते हैं? जम जाता है। जमने से क्या हो जाता है? आपने सोच के देखा है कभी? ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपहरण होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में होता है, पेंसिल का यूज हम लिखने के लिए करते हैं। पेंसिल के ऊपर थोड़ा सा भी अगर हम प्रेशर डाल देते हैं वो नोक टूट जाती है, या फिर हम चाहे तो पेंसिल को तोड़ सकते हैं। लेकिन वही हीरा, हीरे के ऊपर हथौड़ा भी मार दिया जाता है तब भी वो नहीं टूटता है। ऐसा क्यों है? सिलिका के दो रूप होते हैं। पहला क्वार्टज, क्वार्टज क्रिस्टली होता है और अपारदर्शी होता है। दूसरा रूप होता है कांच, कांच अक्रिस्टली होता है और पारदर्शी होता है। कोई चीज कब पारदर्शी होती है और कब अपारदर्शी होती है आप बता सकते हैं? या किसी चीज में क्या परिवर्तन कर दिया जाए तो वो पारदर्शी हो जाएगी और क्या उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो वो अपारदर्शी हो जाएगी? एक कंपाउंड बनाया गया ऐसा भी जिसके अंदर कच्चे अंडे को रखा गया, उस अंडे को हजारों डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया गया, लेकिन जब ठंडा किया गया तो अंडा कच्चे का कच्चा ही निकला। वो कंपाउंड था स्टारलाइट। एक कंपाउंड इतना हल्का है कि उसको अगर आप फूल की पंखुड़ी पर रख देंगे तो पंखुड़ी नीचे तक नहीं मुड़ेगी, इतना हल्का है और बहुत ही मजबूत भी है। ऐसा कंपाउंड है एरोजेल। आप क्या जानते हैं कि कंपाउंड कैसे बना होगा, या आप जानना चाहते हैं कि इतना हल्का है कैसे हो सकता है? तो ऐसे ही सारे सवालों के जवाब ये चैप्टर लिए बैठा है। ये चैप्टर आपकी मदद कर सकता है नए नए इन्वेंशन करने में भी, नई नई चीजें जानने में भी और बहुत स्टेबल मटेरियल बनाने में भी। आप इसको सिर्फ 12th का ही चैप्टर समझ के मत पढ़िए, ये आपकी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होगा। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। किससे किससे मिलकर बना है? द्रव्य यानी मैटर, ऊर्जा एनर्जी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रह्मांड कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ऊर्जा का एक शुद्ध रूप था, वो इतना छोटा था कि वो परमाणु से भी छोटा था। अब अगर आपको परमाणु नहीं आता है तो ऊपर वीडियो की लिंक शो कर रही है, आप उस पर क्लिक करके परमाणु को जान सकते हैं। इस छोटे शुद्ध ऊर्जा के रूप में धमाका हुआ। ये धमाका 1 सेकेंड के अंदर कई ट्रिलियन किलोमीटर ब्रह्मांड को जन्म देने वाला था, 1 सेकेंड के अंदर। और 1 सेकेंड के ट्रिलियंथ पार्ट में इसी ऊर्जा का कुछ भाग द्रव्य में बदल गया और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ऐसा बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। ओके, अब यहीं पर मेरा एक क्यों है। वो ऊर्जा का रूप जो सबसे पहले था, शुद्ध रूप था, वो कैसे बना ये आप जानते हैं? ये मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर आपको आंसर मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पर ब्रह्मांड क्यों पढ़ा?
ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। उन्हीं आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा है मिल्की वे। मिल्की वे आकाशगंगा में बहुत सारे सौरमंडल हैं। उन्हीं सौरमंडल में से एक हमारा सौरमंडल है। उस पर एक ग्रह है पृथ्वी, जिसमें हम और आप रहते हैं, और आप इस समय उस पर वीडियो देख रहे हैं। अब बारी आती है द्रव्य की। द्रव्य आखिर होता क्या है? तो कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, क्या होता है? मास। और जो जगह घेरती है, अर्थात जिसमें होता है आयतन, वॉल्यूम, उसे द्रव्य कहते हैं। हवा, पानी, भूमि, कुछ भी जो आप अपने आसपास देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ द्रव्य ही है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि द्रव्य आखिर होता क्या है। अब द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। भौतिक अवस्था मतलब जो आपके आसपास की कंडीशन है, उसके आधार पर द्रव्य किस अवस्था में होगा, उसी को उसकी भौतिक अवस्था कहेंगे। तो सामान्य स्थितियों में द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य और द्रव में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आप इनकी इंग्लिश याद रखिए। मेटल और लिक्विड। सॉलिड को ठोस कहते हैं और गैस का तो गैस ही रहता है। तो अब आप समझ गए हैं कि द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था हमारा चैप्टर है। अब द्रव एक ही है, लेकिन उसकी भौतिक अवस्थाएं 3 कैसे हैं और क्यों है? इस सवाल का जवाब आपको जानना है तो आपको द्रव्य का निर्माण करने वाले कण के पास जाना होगा। अब ये कण क्या होता है? तो द्रव्य का निर्माण जिन अति सूक्ष्म घटक अवयवों से मिलकर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कण कहते हैं। कण शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने किया था, और हम तो कहते ही हैं कि कण कण में भगवान है। तो कण किसको बनाता है? द्रव्य को बनाता है। द्रव्य किससे मिलकर बना है? कण से। द्रव्य में यदि तत्व है, तत्व 118 है, आप जानते ही होंगे। तत्व का कण कौन हुआ? परमाणु। द्रव्य यदि यौगिक है तो कण हो जाएगा अणु, और द्रव्य यदि आयनिक यौगिक है तो परमाणु, तो कण हो जाएगा आयन। ये टेबल आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जो हमारा कण है वो आपकी अब बहुत मदद करने वाला है। द्रव्य की भौतिक अवस्था 2 विपरीत कारकों के ऊपर निर्भर करती है, जिनमें से एक है अंतराकणीय बल। क्या है? अंतराकणीय बल। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य का निर्माण करने वाले कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराकणीय बल। कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को याद रखिएगा। और दूसरा कारक हमारा है तापीय ऊर्जा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। इसको कहते हैं थर्मल एनर्जी। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, विपरीत कारक। विपरीत कारक का मतलब क्या हुआ? यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब हम इस बात को जानेंगे कि ये दोनों विपरीत कारक कैसे द्रव्य की तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। जब अंतराकणीय बल सबसे अधिक होगा तो क्या होगा? तापीय ऊर्जा सबसे कम होगी। क्या कम होगी? तापीय ऊर्जा सबसे कम।
तो इस अवस्था में द्रव्य क्या होगा, ठोस होगा। जब दोनों मध्यम हो गए, अंतराकड़ीय बल भी मध्य में होगा, मतलब बीच का होगा, और तापीय ऊर्जा भी बीच की होगी, ना बहुत ज्यादा होगी ना बहुत कम होगी। तो इस अवस्था में द्रव्य का हमारा होगा द्रव। अब यदि अंतराकड़ीय बल सबसे कम या अनुपस्थित हो, तो यहां पर क्या हो जाएगी, तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। विपरीत कारकों में यही होता है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इस अवस्था में द्रव्य हमारा गैस होगा। अब इसको हम मॉडल से समझते हैं। ये तो बॉल है, इनको कण मान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कण अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इन्हें सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता है। अब इसको हम एक स्टोरी से जोड़ते हैं। ये दो दोस्त हैं, कण है, ये दो दोस्त हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं। अब इनकी दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन इनके पास रुपए कम है। यहाँ पर दोस्ती का मतलब क्या है, गहरी दोस्ती से अंतराकड़ीय बल सबसे ज्यादा है, और रुपए कम का मतलब क्या है, तापीय ऊर्जा सबसे कम है। दोनों साथ साथ रहते हैं, सुख हो या दुख साथ झेलते हैं, ठीक है, और मस्त रहते हैं। अब एक दिन आया कि इसको बाहर से रुपए मिलने लगे। रुपए मिलने का मतलब तापीय ऊर्जा मिलने लगी, तो ये क्या हुआ, दूर हो गया। अब जब ये दूर हुआ तो इनकी दोस्ती कमजोर पड़ी। क्या कमजोर पड़ी, दोस्ती कमजोर पड़ी। ये दूसरी स्थिति हो गई। पहली स्थिति में दोनों पास पास थे, बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब इसे बाहर से रुपए मिलने लगे, तापीय ऊर्जा मिलने लगी, तो ये दूर हो गया। अब क्या हो गया, इनकी दोस्ती कमजोर हो चुकी थी। दुख में अब ये दूर हो जाते थे, सुख होता तो थोड़ा पास रहते थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी, जज्बात बाकी थे, भाग नहीं सकते थे कहीं। अब फिर क्या हुआ, फिर एक दिन आया, इसको और ऊर्जा मिल गई और ये अब बहुत दूर चला गया। अब देखिए, अब दोस्ती बिल्कुल टूट चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है, दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है, सुख आए या दुख अपना मस्त रहेंगे। अब इस स्टोरी की तीनों अवस्थाओं को हम अपने कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। जब कण पास पास होते हैं, तो अभी तो ये दो कण हैं, मान लीजिए इतने सारे कण, तो इनके बीच क्या होगा, अंतराकड़ीय बल बहुत ज्यादा होगा। अब इनके ऊपर यदि प्रेशर लगाया जाए, कोई दाब लगाया जाए, इसके ऊपर कोई खड़ा हो, तो ये क्या करेंगे, अंतराकड़ीय बल की वजह से एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसी वजह से हम मिट्टी पर चल सकते हैं और खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जब पानी बर्फ बन जाता है तो उसके साथ भी यही होता है, उसके कण पास पास आ जाते हैं, उनका अंतराकड़ीय बल बढ़ जाता है, जिस वजह से हम पानी पर अब खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या बन चुका है, बर्फ बन चुका है, उनके बीच का अंतराकड़ीय बल बढ़ चुका है, ठीक है। अब यदि इसमें से एक भी कण को बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो ये दूर हो जाएंगे। अब आप इस अवस्था में देखिए, इनके बीच का अंतराकड़ीय बल घट चुका है। अब यदि यहाँ पर ऊपर से कोई बाह्य बल लगेगा, या आप समझिए आपने पैर रखा, तो ये कण क्या होंगे, क्योंकि अंतराकड़ीय बल कम है, इतना कम नहीं है कि एक दूसरे को छोड़ के भाग जाए। क्या हो जाएगा, जैसे ही आप पैर रखेंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन चूंकि अंतराकड़ीय बल है तो आपका पैर जैसे ही अंदर जाएगा ये वापस आने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से जब भी आप पानी के ऊपर पैर रखते हैं, किसी भी द्रव में पैर रखते हैं, तो वो उस जगह को छोड़ते चले जाते हैं जहां पर कोई दबाव पड़ रहा है, और जैसे ही वो चीज अंदर जाती है तो वापस अपने पास पास आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराकड़ीय बल क्या होता है, मध्यम होता है। अब बात करते हैं गैस की।
जब ये गैस अवस्था में है तो ये भी स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है, दोनों कहीं भी जा सकते हैं। इस अवस्था में यदि आपने पैर रखने की कोशिश की तो इनके बीच अंतरागड़ी बल तो है नहीं जो आपको आपके पैर को रोकेगा, तो जैसे ही आपका पैर आएगा ये भाग जाएंगे। तो इस वजह से आप क्या हवा पर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम मिट्टी पर क्यों खड़े हो सकते हैं, बर्फ पर क्यों खड़े हो सकते हैं, लेकिन हवा और पानी पर खड़े नहीं हो सकते हैं। रेत में भी यही स्थिति होती है, रेत के कण अलग अलग होते हैं, उनके मध्य अंतरागड़ीय बल बहुत ही कमजोर होता है, जिस वजह से आप जब पैर रखते हैं तो कण इधर उधर हो जाते हैं और आपका पैर धंसने लग जाता है। तो अब आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको मिल गए होंगे। अब आप एक बार जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसा द्रव्य बनाया जाए, एक ऐसा पदार्थ बनाया जाए जिसका अंतरागड़ीय बल हम कंट्रोल कर सकें किसी भी डिवाइस से, तो हम उस पदार्थ के अंतरागड़ीय बल को कम या ज्यादा करके उसे किसी भी रूप में ला सकते हैं। ये एक सोच है, लेकिन यदि ऐसा डिवाइस बन गया और ऐसा पदार्थ बन गया तो आप सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। सिर्फ कंट्रोल क्या करना होगा, अंतरागड़ीय बल कंट्रोल करना होगा और आप उसे मन माफिक जैसा चाहें वैसा आकार और आकृति दे सकते हैं। कभी वो द्रव होगा तो कभी वो गैस होगा और एक पल में वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस में भी जो आकृति आप चाहें। तो ये मेरी एक सोच है, आप अपनी सोच नए तरीके से बनाएं। क्या सोच रहे हैं आप? वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ ऐसे ही और क्यों जानेंगे, जैसे ठोस का अंतरागड़ीय बल अधिक क्यों होता है, ठोस में चालक ऊर्जा क्या होती है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, सिलिका कब पारदर्शी होती है, कब अपारदर्शी होती है, ये NaCl में विषम जैसे प्रभाव कैसे होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में जानेंगे, उनके आंसर जानेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।